सभी साथियों को नमस्कार। तो माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज के अंदर एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम जो पिछली कक्षा में जैसे हमने पढ़ा था कि प्लेन वेव जब किसी फ्री स्पेस से मूव करती है तो उसका क्या करेक्टरिस्टिक होता है, उसी को अगर प्लेन वेव जब कंडक्टिंग मीडियम में फ्लो करे, मूव करे, तो उसके साथ क्या होगा उसका थोड़ा स्टडी करेंगे। दूसरा, हम यह पढ़ते आए थे, हमारी जब छोटी कक्षाओं में थे तब हम पढ़ते थे कि एसी करंट जो होता है वो वायर के सरफेस से फ्लो करता है, वह डीसी करंट वायर के संपूर्ण क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है। ऐसा क्यों होता है कि एसी करंट उसके सरफेस से फ्लो करता है, उसकी भी जानकारी आपको इस लेक्चर में मिलेगी। तथा हम यह भी पढ़ा था माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी में कि माइक्रोवेव कंडक्टर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उसका भी कुछ हद तक हिंट आपको इस लेक्चर के अंत के अंदर मिल जाएगा। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम हमारी वेव इक्वेशन जो कि हमने कंडक्टिंग मीडियम के लिए ड्राइव करी थी वहां से शुरुआत करेंगे। तो ये दो इक्वेशन जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन है। और हमारा जो कंडक्टिंग मीडियम होता है उसमें हम एक कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। मीडियम में हमने कोई चार्ज नहीं माना है। कंडक्टिंग मीडियम है तो उसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी सिग्मा ई, जिसकी वैल्यू हम वेव इक्वेशन में रख के ही ये दो इक्वेशन हमारे पास आई हुई है। तथा हमने पिछली कक्षा में निकाला था कि वेव जब प्रोपगेट करती है तो उसके लिए एक ऑपरेटर हमने बना लिया था, डेल बाई डेल टी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे ओमेगा से। तथा जो प्लेन वेव जब प्रोपगेट करती है, मान लीजिए वह जेड दिशा में जा रही है, तो उसकी एक्स व वाई दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मान में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है वैल्यू में। तो उसके लिए हमने ये दो कंडीशन निकाली थी, ये भी कुछ ऑपरेटर के जैसे हमने निकाला था पिछली कक्षा में। तो इन्हीं सब का ये कंडीशन जब हम इन दो मैक्सवेल्स इक्वेशन पे लगाते हैं, सबसे पहले हम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कीजिएगा उसको। तो ये इक्वेशन लगाएंगे तथा डेल स्क्वायर को हम इसको लिखेंगे कंपोनेंट वाइज, जैसा पिछली कक्षा में हमने लिखा था। मैं दिखा देता हूं एक बार, किसी को वो याद न हो तो हमने कैसे डेल का एक निकाला था कंपोनेंट वाइज। हमने डेल को किस प्रकार हमने लिखा था, अगर मुझे वो स्लाइड में दिखता है तो मैं आप लोग को दिखा पाऊंगा। देखिए इस पिछली कक्षा में जो हमने यहाँ पे डेल स्क्वायर को इस प्रकार लिखा था, उसी प्रकार आज हम हमारी वापस से पुनः उसी स्लाइड पे आते हैं। हाँ, तो हम इसी प्रकार जिस प्रकार पिछली कक्षा में डेल स्क्वायर को लिखा था उसको लिखेंगे। वह बाउंड्री कंडीशन जो हमने मानी है, ये दो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो फाइनल हम दो इक्वेशन, इस इक्वेशन से दो इक्वेशन आएगी। एक तो एक्स दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक वाई में होगा तो यहाँ पे एक वाई की डायरेक्शन में आ जाएगी। मैं एक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ एक्स वाली, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और डेल बाई डेल टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। यही सारी कंडीशन इसमें रखी हैं तो हमारा ये इक्वेशन एक आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करते हैं। इसमें से जे ओमेगा दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो और इस संपूर्ण क्वांटिटी को हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं यह गामा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूरी जो क्वांटिटी थी उसको हमने बोल दिया गामा स्क्वायर। ये बेसिकली होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तथा इसके दो भाग में हम इसे लिख सकते हैं।
अल्फा प्लस जे बीटा, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जहां पर अल्फा आपका होता है एटेन्यूएशन, मतलब जब वेव किसी मीडियम में जाएगी तो वो किस प्रकार से एटेन्यूएट होगी, मतलब वो मीडियम उसको किस प्रकार से रोकेगा, किस प्रकार से उसके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन करेगा, वो दर्शाता है। तथा बीटा, जैसे जैसे वेव अपने किसी माध्यम में आगे बढ़ती है तो उसका फेज किस प्रकार से चेंज होता है, वह आपको कौन बताता है, ये बीटा बताता है। इसको बोलते हैं हम फेज कांस्टेंट बीटा को, और अल्फा को बोलते हैं एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, जैसा मैंने x के लिए ये निकाला है वैसा ही मैं y के लिए भी ये इक्वेशन निकाल सकता हूं। आशा करता हूं आप लोग ये इक्वेशन निकाल पाएंगे y के लिए भी। तो फाइनल जो हमारी इन दो इक्वेशन को, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इनको सॉल्यूशन हम जनरल सॉल्यूशन में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई, ये दो इक्वेशन को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, एक्स और वाई दोनों की एक साथ, आप समझ लीजिएगा। मतलब ये जब x है तब ये इसका सॉल्यूशन है, जब यहाँ पे y है तब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसके अंदर जो पहला पार्ट है जो ये है, यह है उसका एम्पलीट्यूड बता रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं जब वेव होता है तो वो टाइम के साथ भी चेंज होता है, तो इस इक्वेशन के अंदर जब हम टाइम का कंपोनेंट ऐड करते हैं तो जे ओमेगा टी इनमें ऐड हो जाएगा। तो जो ये हमारा पहला भाग है इस इक्वेशन का, जो ये फर्स्ट है, यह क्या बताता है, हमारा वेव प्लस जेड दिशा में मूव कर रही है, और दूसरा जो भाग है ये वाला, ये बताता है कि वेव माइनस जेड दिशा में मूव कर रही है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखो यहाँ पे टाइम ये पूरी राशि जो ये इसमें ये फिक्स रहनी चाहिए वेव के लिए, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इसको फिक्स रखना है, तो जेड में अगर प्लस में जा रहे हैं तो जेड भी बढ़ेगा और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये बेसिकली ये फिक्स रह जाएगा। इसी प्रकार से जब टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ेगा, और जेड हमारा यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये राशि पूरी क्या रह पाएगी, फिक्स रह पाएगी। यही वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब उस वेव इक्वेशन का यूज करते हुए हम एक नई क्वांटिटी स्किन डेप्थ निकालेंगे। तो हमारा जो गामा, कैपिटल गामा स्क्वायर आया था, हमने इस प्रकार लिखा था, और गामा को हमने बोल दिया था ये कॉम्प्लेक्स राशि है जिसे हम अल्फा प्लस जे बीटा से लिख सकते हैं। फॉर अगर सपोज करें हमारा जो मीडियम है जिसमें ये वेव जा रही है वो हाईली कंडक्टिविटी मीडियम है, मतलब सिग्मा जो है वो बहुत ज्यादा है, और यह कंडीशन इस पे इंपोज करें, सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो इसका जो सेकंड टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम गामा स्क्वायर को लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से का हम स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर करते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जे टू अल्फा बीटा। ये स्क्वायर क्यों किया, मैं चाहता हूं अल्फा व बीटा के मान निकालना, एटेन्यूएशन का मान निकालना, व प्रोपोगेशन कांस्टेंट फेज कांस्टेंट का मान निकालना, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर किया। अब ये देखिए, ये भी गामा स्क्वायर है, ये भी गामा स्क्वायर है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इनके रियल पार्ट व इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि रियल पार्ट यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होने चाहिए, रियल पार्ट 0 के बराबर होने चाहिए, तो ये लिख दिया। तो इससे हम अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा बीटा, तथा इमेजिनरी पार्ट को अगर हम इससे कंपेयर करें यहां से, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा आया था, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में को क्या लिख सकते हैं, सीधा अल्फा या बीटा इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर इसको आप बीटा को अल्फा के इक्वल लिखोगे तो ये अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर इसका अंडर रूट हो जाएगा अल्फा के बराबर। इसी प्रकार अगर अल्फा को बीटा लिख दोगे तो ये बीटा स्क्वायर,
फिर बीटा, दोनों ही बराबर आएंगे तो ये मान आ गया। ठीक है, अब हमारा जो वेव का इक्वेशन हमने जो निकाला था पिछली स्लाइड में वो ये था, इसके ऊपर हम ये कंडीशन इंपोज करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा का मान रखेंगे यहाँ पे। और तो मैंने दोबारा से जस्ट वही इक्वेशन और अल्फा बीटा का मान लिखा है, और इनमें से सिर्फ मैं एक क्वांटिटी को ले लेता हूँ। सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन वाली वेव को ले लेते हैं, उसी प्रकार आप नेगेटिव डायरेक्शन वाली को भी कर सकते हैं, जिसको मैंने इस प्रकार लिख दिया है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल अरेंजमेंट कर देते हैं, रियल क्वांटिटी को एक जगह कर देते हैं, इमेजिनरी को एक जगह कर देते हैं, इसमें से एक्सपोनेंशियल की पावर। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस प्रकार आ गई। तो ये देखिए, ये तो हमारा वेव का ही इक्वेशन का होता है, और इसका जो ये कोफिशिएंट है ये ई स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड, ये क्या है, ये हो गया वेव का एम्पलीट्यूड। और यहां एक चीज नोट कीजिए, यह एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है किसके साथ, जेड के साथ। मतलब सपोज आपका वेव जब ऐसे जा रहा है जेड दिशा में, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। सपोज पहले एक बहुत ज्यादा था, फिर ये थोड़ा घटेगा, फिर घटेगा और फिर घटेगा, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहां माइनस साइन है, इसीलिए मैंने अल्फा को एटेन्यूएशन बोला था। मतलब वो एक तरह से वेव को रजिस्ट कर रहा है। अभी शायद आपको ये अल्फा का महत्व समझ में आ रहा होगा। और अल्फा को हम नापते किस में है, डीबी में या नेफर में। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया, हमारा वेव का इक्वेशन आ गया, और हमें इसमें पता लग गया ये हमारा एम्पलीट्यूड है ये भाग। तो अगर मान लीजिए कोई मीडियम है, यहाँ एक मीडियम दो, यहाँ एक मीडियम 2 है, यहाँ मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, और वेव आपका मीडियम 1 से चलते हुए आ रहा है और मीडियम 2 के ऊपर गिरता है। मीडियम 2 आपका कंडक्टिव मीडियम है, और इसमें माना यह कुछ दूरी जेड दूरी तक जाता है। ठीक है, और वह दूरी, ये जो जेड दूरी है उसको मैंने मान लिया ये जेड दूरी 1/अल्फा के बराबर है वैल्यू में। तो जैसे ही हम ये जेड इज इक्वल टू 1/अल्फा लिखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जब एम्पलीट्यूड का मान यहां रखोगे, एम्पलीट्यूड E0 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर -1 से। मतलब जब वेव आपकी मीडियम 1 में थी तब एम्पलीट्यूड आपका E0 था, जैसे ही वो जेड डिस्टेंस जो कि किसके बराबर 1/अल्फा के बराबर दूरी तय करेगी, तो एम्पलीट्यूड का मान E0 इंटू ई टू दी पावर -1। मतलब एम्पलीट्यूड का मान मैंने बोला था घट रहा है, वो घट के लगभग 37% रह जाता है, 37% रह जाता है। उतनी दूरी को हमने, ये जो उतनी दूरी है उसको जेड वो किसके बराबर होगी, 1/अल्फा के, और अल्फा का मान हमने निकाला हुआ है, वो मैंने यहां रखा है। तो इस दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ। ठीक है, तो सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर जब कुछ वेव गिरती हैं, तो जब ये वेव गिरेंगी तो वो उसके अंदर कितनी दूरी तक जा पाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे जा रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड घट रहा है। जैसे जैसे मैंने बताया इधर जा रही है वेव, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में था। तो इसके कुछ दूरी तक ही जा पाएंगी, और वह दूरी जहां पर इसका मान घटकर, एम्पलीट्यूड का मान घटकर 37% रह जाता है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ। ठीक है, अब स्किन डेप्थ बोलते हैं। इस फॉर्मूले में देखिए, यह जो डेप्थ है वह किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे डेप्थ क्या होगा, घटेगा। तो इसी प्रकार जब हम एसी में पढ़ते थे, एसी में क्या होती है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो उसमें फ्रीक्वेंसी डीसी की क्या होती है, 0, इसीलिए डीसी क्या होती है, क्रॉस सेक्शन के पूरे भाग में जाती है, जबकि एसी क्या होगी, उसकी सिर्फ सरफेस से फ्लो करेगी। यही आपका स्किन डेप्थ है। और इसीलिए जब माइक्रोवेव किसी कंडक्टर पे आती है, देखिए तो वो कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ दूरी तक ही जा पाती है, उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड खत्म हो जाता है, इसीलिए वो उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।